चलिए दोस्तों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के कुछ संकेतक होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी अर्थव्यवस्था को नाप सकते हैं। तो कुछ आर्थिक संकेतक होते हैं, फॉर एग्जांपल जीएसडीपी, एनएसडीपी, जीएस, बीए। जीएसडीपी क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर ये ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। आर्थिक वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रचलित स्थिर कीमत कितनी है और स्थिर पूंजी उपभोग क्या है। फिर सामाजिक कुछ संकेतक होते हैं, फॉर एग्जांपल घनत्व, 10 की वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर एमएमआर, शिशु मृत्यु दर आईएमआर, कार्य सहभागिता दर और जीवन प्रत्याशा। चलिए, तो जीएसडीपी या जीडीपी देखते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित समयावधि या सामान्यतः 1 वर्ष होती है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं प्रदान की गई हों और उसका मौद्रिक मूल्य जीएसडीपी कहलाता है। किसी राज्य के भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित समय अवधि सामान्यतः 1 वर्ष में बिना दोहरी गणना के उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा उत्पादन की सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस राज्य का जीएसडीपी कहलाता है। मूल्यवर्धन विधि, तो मूल्यवर्धन विधि क्या है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल कोई किसान है, ये गेहूं को बेचता है 100 रुपए में, ठीक है, 100 रुपए में गेहूं को बेचता है। तो जो आटा निर्माता है, गेहूं से आटा बना तो उसने कुछ वैल्यू ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल, अब उस आटे की जो वैल्यू हो गई अब 120 हो गई, यानी 20 रुपए का उसने मूल्यवर्धन किया उसमें। और बिस्किट निर्माता, अब इस वस्तु को मान लो प्रोजेक्ट, उसने 30 रुपए की इसमें वैल्यू एडिट की और वैल्यू ऐड की और बिस्किट बनाया, तो इसकी कीमत हो गई 150। तो 100 रुपए किसान के पास और अंतिम जो बिस्किट निर्माता है वो 150 रुपए में बेच रहा है। लेकिन उसने क्या किया है उसने क्या किया है कि मूल्य में वर्धन किया है ना, वैल्यू ऐड किया है, तो इसलिए इसका जो मूल्य है 150 रुपए हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनएसडीपी यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो जीएसडीपी में से स्थिर पूंजी के उपभोग यानी सीएफसी या मूल्य हास डिप्रिसिएशन को घटाने पर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये जीएसडीपी से अगर हम सीएफसी को हटा दें यानी स्थिर पूंजी का उपभोग या मूल्य हास डिप्रिसिएशन को घटा दें तो एनएसडीपी मिलता है। आर्थिक वृद्धि दर, तो ग्रोथ रेट क्या होती है? जीएसडीपी में 1 वर्ष में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन आर्थिक वृद्धि दर कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल 2020-21 में हमारी जो स्टेट की जीडीपी थी वो कितनी थी? 100 करोड़ थी, और 2021-22 में ये होके 112 करोड़ रुपए हो गई। तो अब जो ग्रोथ रेट होगी वो 12% होगी, क्योंकि 100 से 112 बढ़ चुका है, तो 12% की ग्रोथ रेट के साथ हमारी जीडीपी 112 करोड़ हो गई। तो ये है ग्रोथ रेट। फिर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में उस राज्य की मध्य बढ़ती जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है ना। पीसीआई, तो एनएसडीपी बटे राज्य की मध्यवर्गीय जनसंख्या। तो अब स्थिर कीमत क्या होती है दोस्तों? स्थिर कीमत, तो यदि किसी वर्ष का सांख्यिकीय आकलन उसी वर्ष की कीमतों को आधार मानकर किया जाता है तो इसे प्रचलित कीमतों का आकलन कहते हैं। तो अगर किसी वर्ष का सांख्यिकीय आकलन उसी वर्ष की कीमतों को आधार मानकर किया जाता है तो इसे प्रचलित कीमतों का आकलन कहते हैं। ऐसे आकलन में कीमतों का प्रभाव रहने की वजह से उत्पादन का वास्तविक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह केवल अर्थव्यवस्था के मौद्रिक मूल्य को बता सकता है। कीमतों के प्रभाव को दूर करने के लिए किसी एक वर्ष की कीमत को आधार मानते हुए प्रतिवर्ष किए जाने वाले आकलन को स्थिर मूल्य पर आकलन कहा जाता है। तो वर्तमान में जो आधार वर्ष है हमारा वो है 2011-12। स्थिर कीमतों पर आकलन उत्पादन के वास्तविक स्तर को दर्शाता है। सामाजिक संकेतक, तो इसमें 10 की वृद्धि दर राजस्थान में कितनी है? 21.3, भारत में 17.7। अशोधित जन्म दर राजस्थान में 23.5 है, भारत में 19.5 है। मृत्यु दर कितनी है? 5.6, भारत में 6 है। मातृ मृत्यु दर 113 है राजस्थान में और भारत में 97 है।
शिशु मृत्यु दर 32 है और भारत में 28 है। 10 की वृद्धि दर, तो एक दशक में यानी 2001 से 2011 जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जो प्रतिशत वाला परिवर्तन होता है ना, होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ही 10 की वृद्धि दर कहलाता है। तो राजस्थान में ये 21.3 है, भारत में 17.7 है। अशोधित जन्म दर, तो ये क्या है, किसी क्षेत्र की प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। फिर अशोधित मृत्यु दर, किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली मृत्यु को जनसंख्या का अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो प्रसूति या प्रबंधन कारणों से एक निश्चित समयावधि में 1 लाख जीवित जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या को MMR कहते हैं। शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशुओं यानी 1 वर्ष से कम आयु की मृत्यु की संख्या को IMR कहते हैं। निश्चित समयावधि में यह होना चाहिए। कार्य सहभागिता दर, तो किसी क्षेत्र या राज्य की जनसंख्या का वह प्रतिशत भाग जो उस राज्य की उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता है। तो भारत में यह प्रतिशत कितना है, 39.8। भारत के 39.8% जनसंख्या कार्य सहभागिता करती है। राजस्थान में 43.6 है। इसमें से ग्रामीण जनसंख्या का 47.3% भाग कार्यरत है और शहरी का 32.3। पुरुषों का 51.5 और महिलाओं में कार्य सहभागिता 35.1। जीवन प्रत्याशा, राजस्थान में 69.4 है, ग्रामीण क्षेत्र में 68.4 है, शहरी क्षेत्र में 72.6 है, महिलाओं की 71.7 है और पुरुषों की 67.1 है। भारत में टोटल 70 वर्ष जीवन प्रत्याशा है। चलिए दोस्तों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कुछ और देखते हैं। तो 5वें वित्त आयोग ने 1969 में विशेष श्रेणी के राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की अवधारणा देते हुए कहा कि इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति विषम होने, आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं होने तथा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण इन्हें केंद्र प्रवर्धित योजनाओं में अनुदान का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा मिलना चाहिए। इसी आधार पर वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा दिया गया है। नवीनतम इसमें तेलंगाना है। राजस्थान विशेष श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित नहीं है, परंतु निम्नलिखित कारणों से इस श्रेणी में सम्मिलित करने की मांग राजस्थान निरंतर उठाता रहा है। पहला, राजस्थान एक मरुस्थलीय राज्य होने के कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यधिक विषम है। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। राजस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती राज्य है। राजस्थान के पास वित्त के पर्याप्त स्रोत नहीं है। राजस्थान में आधारभूत सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। डॉक्टर आशीष बोस ने 1980 की दशक में बीमारू राज्य की संकल्पना दी थी, जिनमें मूल रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को सामाजिक आर्थिक संकेतक कमजोर होने के कारण इस श्रेणी में रखा गया था। राज्यों के पिछड़ेपन की स्थिति जांचने के लिए गठित रघुराम राजन समिति ये 2013 ने राज्यों को 3 श्रेणियों में रखा है। एक तो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है, ये अति अल्प विकसित स्टेट है। इनका स्कोर 0.601 से 1 के बीच में है। इसमें 10 राज्य आते हैं। पहला उड़ीसा है और 10th में राजस्थान आता है। इसका स्कोर कितना है, 0.626। फिर लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है, अल्प विकसित स्टेट, तो इनका स्कोर 0.401 से 0.600 के बीच में आता है। इसमें 11 राज्य हैं। और रिलेटिवली डेवलप्ड स्टेट, विकसित राज्य, तो इसमें ऐसे राज्य जिनका स्कोर 0 से लेके 0.400 के बीच में होता है। इसमें 7 राज्य हैं। सबसे विकसित गोवा है, इसका स्कोर कितना है, 0.045। आर्थिक सांख्यिकी, तो आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय 1956 में बनाया गया। जीएसडीपी, तो राजस्थान में आर्थिक सांख्यिकी, जीएसडीपी, एनएसडीपी प्रति व्यक्ति आय आदि के अनुमान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी तथा आर्थिक वृद्धि दर ग्रोथ रेट प्रचलित कीमतों पर देख लेते हैं, करंट प्राइस पे। तो 2020-21 में राजस्थान की ये जीएसडीपी लाख करोड़ में है, तो 10.19 लाख करोड़ रुपए थी। प्रतिशत में देखा जाए तो 2.08% भारत के मुकाबले में। तो इसमें जो ग्रोथ रेट रही है, कितनी रही है,
2.08%। भारत की तो कम थी, माइनस में चली गई थी भारत की ग्रोथ रेट, -1.4। 2020-21 में भारत की जो राजस्थान की जीएसडीपी थी वो 12.18 लाख करोड़ थी, और राजस्थान की जो वृद्धि दर थी 19.50% थी, और भारत की भी कमोबेश वही थी। 2022-23 में राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो 14.14 लाख करोड़ है, और इसकी वृद्धि दर 16.04% है, और भारत की 15.4% है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये प्रचलित कीमतों पर है, प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी पिछले 5 वर्षों में बढ़ रही है। ये भी एक ट्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल कभी ट्रेंड वाला क्वेश्चन पूछे तो ये भी है। कोविड-19 के प्रभावों के बाद भी वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी में 2.08 की मामूली वृद्धि हुई, जबकि भारत के जीएसडीपी में इस दौरान 1.4% की गिरावट देखी गई। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान की जीएसडीपी भारत की जीएसडीपी का 5.18% रहने का अनुमान है। पिछले 5 वर्षों में प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर तो 18-19 में 9.47% थी, फिर 9.56% हुई 19-20 में, फिर 20-21 में 2.08% रही, गिरी, फिर से ये थोड़ा रिकवर हुई और 19.50% पर पहुंची 21-22 में, फिर अब 22-23 में कितनी है 16.04%। तो CAGR कितना था राजस्थान का 11.59%, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी थी 11.59%। नोट, पिछले 5 वर्षों में प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर जिग जैग परिवर्तन रहा है। संयुक्त आर्थिक वृद्धि दर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 11.59% रही। स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष इसका 2011-12 है, तो 2020-21 में ये स्थिर कीमतों पर है, इसमें 6.63 लाख करोड़ थी, और इसमें जो वृद्धि दर थी ये -1.96% थी। भारत की -6.6% थी। 20-21 में 7.38 लाख करोड़ रुपए, और वृद्धि दर हुई 11.36%। भारत की 8.7% स्थिर कीमतों पर। फिर 22-23 में ये 7.99 लाख करोड़ रुपए भारत के राजस्थान की जीडीपी रही, और वृद्धि दर कितनी रही 8.19%, और भारत की 7%। कोविड-19 के प्रभाव के कारण 20-21 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी में 1.96 की गिरावट देखी गई। 21वीं सदी की एकमात्र गिरावट है ये। 2022-23 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी में भारत की जीडीपी का 5.07% रहने का अनुमान है। फिर पिछले 5 वर्षों में स्थिर कीमतों पर तो वही लगभग कमोबेश ट्रेंड रहा है कि 18-19 में 2.49% थी, फिर 19-20 में 5.21% थी, 20-21 में घटी -1.96% हुई, फिर 20-21 में 11.36% थी, और 22-23 में 8.19% है। सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, तो इसे जीएसडीपी से अगर उत्पाद कर प्लस सब्सिडी को माइनस कर दिया जाए तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड आ जाता है। तो ये क्या है प्रचलित कीमतों पर 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर ये 11.34% है, और 20-21 में 22-23 में 13.11% है। स्थिर कीमतों पर ये लाख करोड़ की बात हो रही है, तो प्रचलित कीमतों पर 2021-22 में ये 11.34 लाख करोड़ था, और 22-23 में 13.11 लाख करोड़ था। लेकिन स्थिर कीमतों पर 21-22 में 6.80 लाख करोड़ था, और 22-23 में ये 7.33 लाख करोड़ था। जीएसबीए में क्षेत्रवार योगदान राजस्थान में देख लेते हैं, तो 1985-51 में देखते हैं। फिर इसमें दोस्तों 1991-92 में देखते हैं तो सेवा में 39% का योगदान था, सेवा क्षेत्र का। कृषि का 39% योगदान था, उद्योग का नगण्य रहा। फिर इसमें ये है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्षेत्रवार 22-23 का देख लेते हैं। 22-23 का देख लेते हैं क्षेत्रवार योगदान। तो उद्योग का
प्रचलित कीमतों पर 27.31% रहा। स्थिर कीमतों पर 27.76% रहा। तो प्रचलित कीमतों पर कम है जबकि स्थिर कीमतों पर अधिक है। तो ये याद रखिएगा कि उद्योग का योगदान स्थिर कीमतों पर 27.76% रहा और प्रचलित कीमतों पर 27.31% रहा। कृषि का स्थिर कीमतों पर 28.50% और प्रचलित कीमतों पर 28.95%। सेवा का स्थिर कीमतों पर 43.74% और सेवा का तो दोनों में बराबर था, प्रचलित और स्थिर दोनों में बराबर था, 43.74%। लेकिन इसमें देख लीजिएगा उद्योग में स्थिर कीमतों पर अधिक है, जबकि प्रचलित कीमतों पर कम है, यानी 27.31% प्रचलित में है और 27.71% स्थिर में है। भारत का तो 28% रहा उद्योग में और कृषि में 18% और सेवा में 53%। तो पिछले 5 वर्षों में परिवर्तन देख लेते हैं। तो कृषि का कुछ इस प्रकार रहा, पहले बढ़ रहा था, फिर अचानक से घटा कोविड-19 में और फिर से सुधार की स्थिति में है। उद्योग में कुछ इस तरह का है और सेवा में अब बढ़ रहा है, पहले घटा है फिर बढ़ रहा है। क्षेत्र बार आर्थिक वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर देख लेते हैं। तो प्रचलित कीमतों पर कृषि में 20-21 में 12.14% थी, 21-22 में 14.01% थी और 22-23 में ये 13.84% है। उद्योग में 20-21 में 3.03% था, 21-22 में 23.70% है और 22-23 में 15.02%। सेवा का माइनस में चला गया था 20-21 में, ये -6.08% हो गई थी। 2021-22 में सुधार हुआ 18.67% और 22-23 में 17.11%। कुल GSBA तो ये है 2020-21 में 1.30%, 21-22 में 18.57% और 22-23 में 15.57%। कोविड-19 में केवल सेवा क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई, केवल सेवा क्षेत्र में। स्थिर कीमतों पर जो आधार वर्ष है 11-12 है, तो इसमें स्थिर कीमतों पर कृषि में 20-21 में 5.69% थी, है ना। 20-21 में 21-22 में 6.85% थी और 22-23 में 5.22% थी। उद्योग में -0.76% थी, 21-22 में 11.30% और 22-23 में 6.32%। सेवा में -9.86% हो गई थी, फिर बढ़ी है 13.13%, ये 21-22 में और 22-23 में 10.74%। कुल 20-21 में घटा था -3.05%, 21-22 में बढ़ा है 10.71% और 22-23 में फिर से थोड़ा सा घटा है 7.88% हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो NSDP यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये कैसे हासिल होता है? जब हम GSDP में CFC या मूल्यह्रास को, डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो NSDP प्राप्त होता है। तो प्रचलित कीमतों पर NSDP और वृद्धि कितनी हुई ये देखेंगे और स्थिर कीमतों पर कितना था और कितना बढ़ा है। तो 2021-22 में NSDP 10.85 लाख करोड़ था, इसमें वृद्धि 19.49% की हुई थी। स्थिर कीमतों पर 6.43 लाख करोड़ था और वृद्धि दर 11.42% की हुई थी। 2022-23 में ये 12.60 लाख करोड़ था, वृद्धि इसमें हुई थी 16.10% की। फिर स्थिर कीमतों पर ये 2022-23 में कितना था? 6.95 लाख करोड़ और वृद्धि कितनी हुई थी? 8.11%। प्रति व्यक्ति आय इसमें प्रचलित कीमतों पर कितनी है और स्थिर कीमतों पर कितनी है? तो 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर 1,15,122 थी, स्थिर कीमतों पर 73,140 थी। 2021-22 में स्थिर कीमतों पर 1,35,962 थी, जिसमें 18.10% की वृद्धि देखी गई। स्थिर कीमतों पर 80,500
45 है। 2022-23 में ये 1,56,149 है रुपए में है ये, और इसका जो वृद्धि हुई है 14.85% की हुई है, और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है ये 86,134 रुपए है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित परिसंपत्ति में जब निराश्रित संपत्ति को घटा दिया जाता है तो ग्रॉस उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित परिसंपत्ति में निस्तारित परिसंपत्ति को घटाने पर प्लस गैर उत्पादित परिसंपत्ति का उत्पादन प्रक्रिया में पुनः उपयोग अगर जोड़ दिया जाए तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण आ जाता है, यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। तो इसमें 2020-21 में कितना था? 2.64 लाख करोड़ रुपए। इसमें वृद्धि हुई 26.63% की, और 2021-22 में ये 3.47 लाख करोड़ रुपए हुआ। जीएसडीपी का 28.47%। निजी और सार्वजनिक यानी निजी क्षेत्र में 76.19% की वृद्धि हुई और मतलब कंट्रीब्यूशन रहा, और सार्वजनिक क्षेत्र का 23.81% कंट्रीब्यूशन रहा। मूल्य सांख्यिकी, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसमें देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक यह एक सामान्य सूचकांक है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है तथा सभी प्रकार के व्यापार व लेन देन में थोक व्यवसाय वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है। राज्य सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक प्रतिमाह जारी किए जाते हैं, जिसका आधार वर्ष 1999 और 2000 है। बृहद समूह, तो इसमें बृहद समूह में 2022 में देख लेते हैं तो प्राथमिक वस्तु, इसमें कृषि खनिज आदि आते हैं, 75 वस्तुएं हैं। इसका भारांश कितना है? 33.9%। और ये था कितना? 415.73। फिर ईंधन, शक्ति, प्रकाश, अपस्नेहक, इसमें वस्तुएं कितनी हैं? 10 हैं। इसका भारांश 16.3% है। एक था कितना? 576.77। निर्मित वस्तुएं, तो इसमें 69 वस्तुएं आती हैं, भारांश इसका 49.8 है, और ये था कितना? 302.49%। और WPI कितना है? तो WPI है, इसमें स्कोर बेसिकली हुआ करता है दोस्तों WPI, तो ये 385.45%। थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2021 में 363.33 की तुलना में वर्ष 2022 में 6.12% की वृद्धि के साथ 385.45% रहा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बहुत सारे है ना कैटेगरी में बांटा जाता है। तो औद्योगिक श्रमिक के लिए अलग बनेगा, कृषि श्रमिक के लिए अलग बनेगा, ग्रामीण श्रमिक के लिए अलग बनेगा, ग्रामीण, शहरी व संयुक्त सूचकांक ही आता है। तो ये है। तो औद्योगिक जो श्रमिक हैं, इंडस्ट्रियल लेबर हैं, उसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना का आधार वर्ष क्या है? 2016। कृषि श्रमिक यानी एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर के लिए ये आधार वर्ष 1986-87 है। और ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त सूचकांक एक कंबाइंड आता है, रूरल प्लस अर्बन का, इसके लिए 2012 है आधार वर्ष। संस्थान, तो इसको श्रम ब्यूरो विभाग जो शिमला में है इसको जारी करता है, और इन दोनों को भी वही जारी करता है, जबकि जो कंबाइंड वाला है रूरल प्लस अर्बन, इसे NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दिल्ली, इसको जारी करता है। औद्योगिक श्रमिक के लिए तो सितंबर 2020 से पहले आधार वर्ष 2001 था, और इसमें औद्योगिक केंद्र अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर थे। सितंबर 2020 के बाद वर्तमान तक आधार वर्ष अब 2016 को ले लिया गया है। तो अब इसमें औद्योगिक केंद्र अलवर, इसका जो स्कोर है वो 26.2 है। भीलवाड़ा का 126.7 है, और जयपुर का 122.6 2022 के लिए। फिर कृषि श्रमिक यानी कैपिटल प्राइस इंडेक्स, ये एग्रीकल्चर लेबर के लिए, तो इसका आधार वर्ष क्या है? 1986-87। और 2022 में क्या है ये? 1237।
ग्रामीण शहरी और संयुक्त सामान्य सूचकांक, तो इसका आधार वर्ष क्या है 2012, आधार वर्ष 2012 है। ग्रामीण में ही 2021 में 157.85 रहा। शहरी क्षेत्र में ये 157.73 रहा, और संयुक्त अगर देखा जाए तो 157.8% रहा। ठीक, फिर 2022 में 168.71, 168 शहरी क्षेत्र में 167.69 और संयुक्त रूप से 168.39% रहा। तो इसमें जो वृद्धि हुई है कितने की हुई है, 6.67% की वृद्धि देखी गई।